नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम धरती धौरारी में। देखिए, भारतीय समाज, इसका इतिहास हजारों वर्षों का है। भारतीय समाज एक ज़माने से, हमेशा से बहुत शक्तिशाली रहा है, बहुत मजबूत रहा है। जानकार, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि राजाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली अगर कुछ था तो ये भारतीय समाज था। राजा आए गए, आक्रांता आए गए, पर समाज जस का तस बना रहा और शक्तिशाली रहा, समृद्ध रहा। इसके पीछे दो मजबूत स्तंभ जो थे भारतीय समाज के, वो थे एक जवान और एक किसान। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित हैं तो देश, समाज सुरक्षित है। ठीक उसी प्रकार किसान फसलें उगाता है, उगाने के बाद देश को अपने तरीके से समृद्ध बनाता है। हमारे स्टूडियो में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं जो कि भारतीय सेना से संबंध रखते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में, एक इंडियन आर्मी से हैं और एक इंडियन एयरफोर्स से हैं, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और आज वो देश के साथ ही समाज के साथ भी जुड़ करके अपना काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कर्नल हिम्मत वर्मा से। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुराग। कर्नल वर्मा इंडियन आर्मी से संबंधित रहे हैं, कर्नल रहे हैं, एनडीए के पास आउट हैं। आप, कमाल की बात यह है कि आप 3rd जनरेशन सोल्जर हैं, यानी कि 3 पीढ़ियों से इनके परिवार ने देश की आर्मी के अंदर सेवा की है। आप कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं और आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं। आपने एनडीए में, आईएमए के अंदर रह करके बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। आप एडवेंचर लविंग पर्सनैलिटी हैं, आप किताबें लिखते हैं, आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं, और हाल फिलहाल में आप एक पैरा ओलंपियंस के लिए एक संस्था चलाते हैं जिसके अंदर कि उनका टारगेट है कि वो कैसे भी करके भारतीय समाज के पैरा ओलंपिक्स के लोगों को 101 मेडल्स ले करके आए। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा हमारे साथ जो हैं स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल। आपके इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है स्क्वाड्रन विभूति मंगल। विभूति मंगल का परिचय ये है कि आप भारतीय वायुसेना से हैं। आप कॉम्बैट ट्रेनिंग के अंदर पहली भारतीय महिला हैं जिनकी इसमें ट्रेनिंग हुई है। आप भी खुद एक बहुत बड़ी एडवेंचर लवर पर्सनैलिटी हैं। आप माउंटेनियरिंग करती हैं, आप बहुत सारे पैराग्लाइडिंग करती हैं, आप बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और अभी भारतीय सेना से निवृत्त होने के बाद आज तारीख में एक कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ी हुई हैं, जहां पर जो उन्होंने सीखा है भारतीय वायुसेना के अंदर, भारतीय सेना के अंदर रह करके वो उसको कॉर्पोरेट की दुनिया में लेकर के लोगों को समृद्ध बना रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं। आपका पुनः इस प्रोग्राम में दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल वर्मा, हम आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे जी। आप एनडीए में थे। ऐसा कहते हैं कि एनडीए अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि आदमी जब जाता है तब कुछ और होता है, निकल के बाहर आता है तो कुछ और होता है। तो एनडीए का ऐसा क्या खास कर देता है किसी आदमी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है? 12वीं के बाद हमारे पास बड़े ऑप्शंस होते हैं जी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जी। और एक ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी जी, जो कि एक कॉलेज नहीं है बल्कि एक एकेडमी है। और जो आयु वर्ग के बच्चे उसमें जाते हैं 16 से लगभग 18.5 वर्ष, बड़ा इम्प्रेशनेबल एज होता है जी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जो रूटीन है, जो शेड्यूल जो फॉलो किया जाता है, वो फिजिकल्स, एजुकेशन, अदर एक्टिविटीज़, सबका एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होता है। एटिकेट्स, मैनरिज्म्स, स्पोर्ट्स, सब चीज़ें उसमें बहुत बैलेंस तरीके से आपको सिखाई जाती हैं, बनस्पत जो एक कॉलेज होता है या जो इंस्टीट्यूट होता है जिसमें प्योरली एकेडमिक्स होती है। जी, जी। और ये 3 साल का जो समय हम बिताते हैं एनडीए में, इसमें हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, ज़िंदगी के हर एक पहलू जो हमें काम आते हैं बाद में जी, उसमें वो सिखलाई जाती है। और एनडीए को बोलते हैं इट कन्वर्ट्स बॉयज़ इनटू मैन। बॉयज़ इनटू मैन। जी। तो ये 3 साल में पर्सनालिटी, जो पर्सन है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल एक नया इंसान बन के निकलता है। और वहाँ की जो सिखलाई हुई चीज़ें हैं वो उसको पूरी ज़िंदगी भर उसको संभाल के रखती हैं। जी, जी। तो इस तरीके का वहाँ पे लाइफ है। क्या बात है सर। सर, आप कमांडो ट्रेनिंग से भी जुड़े रहे हैं। जी। ये कमांडो ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो देश का युवा इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम देखते हैं कि कैसे कमांडोज़ की ट्रेनिंग हो रही है। तो क्या वाकई में जितना कठिन दिखाते हैं
वो उतना ही कठिन होता है क्या? अनुराग, द वर्ड कमांडो मतलब कमांडो जी। उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाता अगर वो आपको कमांडो का क्वालिफिकेशन चाहिए जी। तो एक भारतीय सेना में एक कमांडो कोर्स होता है जो कि सारे अधिकारी जा सकते हैं। कई एक जवानों जेसीओस के लिए भी कोर्स चलाए जाते हैं। तो इसमें मेरा नाम आया था। ये पूरे देश भर से सेना से सिलेक्टेड लोगों को लेके इनका बेलगांव में इनकी ट्रेनिंग होती है लगभग 42 दिन की। जी। ये 42 दिन के अंदर आपको एक अपनी फिजिकल लिमिट कितनी बार आप हद क्रॉस करते हैं आपको नहीं पता चलता है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको लगता है कि एक आदमी, एक शरीर कितना कुछ झेल सकता है। हमें लगता है कि अगर हम 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले तो हमसे नहीं होगा या हम थक जाएंगे। बट वहाँ पे एक रन होती है जिसमें हम 30 किलोमीटर भागते हैं लगभग 25 किलो वजन लेके। जी। तब हमें पता लगता है कि हमारी शरीर की क्षमता कितनी है। जी। और ये वाकई में बहुत टफ कोर्स होता है। इसमें आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ को मैक्सिमम पुश किया जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ देखी जाती है, क्योंकि ये कमांडो को बहुत चुस्त होना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है, ये कमांडो के लिए ही होता है। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज आप जब इतना फिजिकल एंड्योरेंस करते हैं और इतनी लिमिट में अपने आप को पुश करते हैं, तो उसके बाद जब आप निकलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होता है। जी जी। तो एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सिविल में भी चले कोर्सेज, जो बच्चे जो नहीं आ सकते फौज में, लेकिन उनको एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को पुश करने का। और ये एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स है ये। क्या बात है सर, क्या बात है। विभूति जी, कमांडो की हम लोग बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, आप कॉम्बैट असॉल्ट टीम की पहली भारतीय महिला इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर थी। तो कॉम्बैट असॉल्ट टीम, कैट, बड़ा प्यारा शब्द है कैट, ये क्या है? 2016 की बात है जी। उस टाइम पे देश में कुछ ऐसे हालात थे कि रियलाइज़ हुआ, अब जैसे मैं एयरक्राफ्ट ट्रेंड पर्सन हूँ, हेलीकॉप्टर स्पेशलाइज्ड, तो हम बहुत सारे रिकनेसेंस मिशन पे जाते हैं, ठीक है, रेस्क्यू मिशंस पे जाते हैं, या फिर हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब बेस पे कभी आतंकवादी घटना हो जाती है जी। ऐसे केसेस में हर जवान को, हर ऑफिसर को रेडी रहना होता है कि वो इन केस अगर आप मैन टू मैन, 1-on-1 आपकी कॉम्बैट फाइट हो जाए तो आप कैसे डील करेंगे। जी। तो उस टाइम पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कि ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग से बाहर हुए कुछ वक्त हो गया है और कम्प्लीटली ऑपरेशंस में हैं, आप मेंटली एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑक्यूपाइड रहते हैं, ऑपरेशनली आप काम करते हैं, ठीक है, बट आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं एवरी मंथ, लेकिन कॉम्बैट प्रैक्टिस जनरली नहीं होती है। तो उसकी वजह से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एंड इट वाज ओनली फॉर मेन। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉलंटियर। तो इनिशियली मना किया गया कि सिग्नल सिर्फ मेन के लिए आया है, तो मुझे एक चिट्ठी लिखनी पड़ी थी कि मैं ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ एंड आई थिंक आई एम द राइट चॉइस एंड गिव मी अ चांस, क्योंकि अगर मैंने ये कर लिया तो जो मेन और विमेन के बीच का एक डिफरेंस है हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। क्या बात है। एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड, हमारी ट्रेनिंग हुई। हर सेना के पास अपने कमांडोज की एक टीम है, भारतीय वायुसेना के कमांडोज को हम गरुड़ बोलते हैं। तो गरुड्स ने कुछ ऑफिसर्स और जवानों को सेलेक्ट किया फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे, और मैं इकलौती फीमेल ऑफिसर्स थी, इकलौती फीमेल इन द एंटायर बैच। और हम लोगों को उन्होंने करीब 1.25 महीना ट्रेन किया, और सुबह से रात कब होती थी हमें नहीं पता चलता था। उसके अंदर फिजिकली आपको ब्रेक करते हैं, शूटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, वेट कैरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, 1-on-1 अगर आपका कॉम्बैट होता है तो आप कैसे डिफेंस करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, ये समझाया जाता है। आंख पे पट्टी बांधकर राइफल, पिस्टल असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि जब आप लाइव कॉम्बैट में जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको दिखे नहीं, सपोज धुआं है, आपको मैगजीन चेंज करनी है या दूसरा वेपन रेडी करना है, स्प्रिंग खराब हो गई, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से रेडी कर दिया जाता है कि आंख अगर बंद है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप कैसे अपने और अपनों का बचाव कर सकते हैं और सामने वाले आतंकवादी पर्सन को पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद
दो पायलट और प्रोजेक्ट हुए और उसके बाद इसको एक रेगुलर ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। आफ्टर 2 to 3 years ऑफ सर्विस ऑफिसर्स को 1 by 1 पुल किया जाता है और फिर उनको 1 महीने की ट्रेनिंग पे भेजा जाता है और फिर से उनके फिजिकल लेवल को बिल्कुल जैसा सर ने बताया कंप्लीटली टेस्ट किया जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग से 2 नॉच अप ही होती है ये ट्रेनिंग और कमांडोज ही इस ट्रेनिंग को लीड करते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद हम फुल कमांडो नहीं बनते हैं, पर आपको तैयार किया जाता है कि इस सिचुएशन में बिफोर योर कमांडोज अराइव एंड टेक ओवर द सिचुएशन आप वहाँ पे कैसे उसको हैंडल करेंगे। क्या रिकॉनेसेंस मिशन क्या होता है विभूति जी? रेकी मिशंस रिकॉनेसेंस जो होता है, देखिए हर देश की अपनी एक सीमा होती है। सेना का बहुत महत्वपूर्ण काम है सीमा की सुरक्षा करना। तो रिकॉनेसेंस मिशन में जैसे एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पैदल के लिए हमारे पास BSF है, आर्मी है, सब लोग देखते हैं। हम एयर स्पेस को रिकॉनेसेंस करते हैं कि कोई अनचाहा विमान, अनचाही चीज़ हमारे एयर स्पेस को ब्रीच तो नहीं कर रही, हमारे सीमा के आसपास कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जो नहीं होनी चाहिए। हर जगह नो मैन्स लैंड होता है, तो वो नो लैंड मैन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आवाजाही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के मिशंस को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि हमारी पोजीशन करंट सिचुएशंस के हिसाब से सही है या उसको और इम्प्रूव करना है, और अगर रिसोर्सेज की कमी है तो वो रिसोर्स ड्रॉपिंग भी करी जाती है। यानी कि इसमें भी पूरा खतरा रहता है? खतरा ज़रूर पूरा रहता है, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर के पास जाके रेकी मिशंस करते हैं। आपको ध्यान रखना होता है कि आप एयर स्पेस ब्रीच नहीं करें। अभी ज़मीन पे तो बॉर्डर्स हैं, गेट्स हैं, आपको पता है बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। एयर स्पेस में ऐसी कोई लाइन नहीं खींची है। आपको अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख के कंटिन्यूस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ टच में रह के अपना मैप जो आपके पास फिजिकल है उसके हिसाब से, एक जो GPS आपके एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है, आपको इंश्योर करना है कि आप लास्ट लाइन तक जाएं और चेक करें, परंतु आप किसी पड़ोसी देश की सीमा में एंटर ना करें, क्योंकि फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आप करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्लस अगर कोई गलत गतिविधि वहाँ हो रही है, किसी प्रकार की आतंकवादी घटना है, तो आपको एक्शन भी लेना होता है। रेकी मिशंस में हम कमांडोज को भी लेके जाते हैं जिसमें गन और वेपन्स माउंटेड होते हैं, जस्ट इन केस कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है तो आपको क्या एक्शन लेना है। बहुत सुंदर। कर्ण साहब, आप दोनों भारतीय सेना से हैं और दोनों सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं। 14 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी वेटरन डे मनाते हैं, ये क्या है? अनुराग, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली जी, और 1947 में हमारा फर्स्ट बैटल भी हुआ पाकिस्तान के साथ जी। 47 में दोनों ही तरफ, दोनों ही देश में जो कमांडर इन चीफ थे जी, जो सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो दोनों ही ब्रिटिशर थे जी। तो ये ऐसे तो चल नहीं सकता था जी। तो जनरल KM करियप्पा, जो इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे जी, उन्होंने चार्ज लिया ब्रिटिश CNC से, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर जी। तो वो उन्होंने चार्ज लिया 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। और कुदरती ऐसा हुआ कि जनरल करियप्पा 14 जनवरी को 1953 में रिटायर हुए। अच्छा, तो वो एक कोइंसिडेंस मैं मानूंगा कि वो 3 साल के बाद 14 जनवरी को रिटायर हुए। 14 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये देश में हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया 2017 से जी। तो इस साल 9वां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट होगा 14 तारीख को जी। बहुत सुंदर। और ये किस तरह करते हैं सेलिब्रेट इसको आप? अनुराग, ये एक मौका लिया जाता है, ये जहाँ भी आर्मी की यूनिट्स होती हैं या डिफेंस की जो बटालियंस होती हैं, ये 14th को अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। किस लेवल पे किया जाए वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी हेडक्वार्टर है या कौन सी कितने वरिष्ठ सर्विंग अधिकारी हैं जी। ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि सर्विंग सोल्जर्स और भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। रिटायर होने के बाद कई एक उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, पे से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। तो ये मौके में एक कैंप भी लगाया जाता है जिसमें उनके मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या
कोई दस्तावेज या कोई पेंशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हों तो वो भी उसको रिजॉल्व किया जाता है। और भूतपूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया जाता है, उनके साथ खान पान होता है, उनके साथ बातचीत होती है और एक मौका मिलता है कि हम फिर से सेना के साथ, क्योंकि अब हम सेवानिवृत्त हम सेना के साथ जुड़े, उनसे बातचीत करें और वो भी हमसे बातचीत करते हैं, तो एक इंटरेक्शन का भी एक बहुत अच्छा ये मौका रहता है। तो जब जो रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान्स होते हैं भारतीय सेना के, जब देखिए ये तो कहा जाता है कि वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। मुझे किस्सा याद पड़ता है कि जब कारगिल का ऑपरेशन हुआ था तो एक व्यक्ति जिनका कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उन्होंने, वो भी रिटायर्ड थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, उन्होंने कारगिल ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने तब जनरल मलिक को चिट्ठी लिखी थी कि साहब मैं 71 के वॉर में और 65 के वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, मैं चाहता हूं कि मुझे मौका दिया जाए। बाकायदा जनरल वीपी मलिक ने चिट्ठी लिख करके जवाब दिया था कि भारतीय सेनाओं को आप जैसे वेटरन्स के ऊपर गर्व है, पर आप इस बात का भी भरोसा रखें कि अभी भारतीय सेना में जो काम करने वाले और जवान और अफसर्स हैं वो इतने काबिल हैं कि आपके देश की सेवा कर सकते हैं, देश को संभाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा, और वो व्यक्ति मेरे पिता थे जिन्होंने इसको लिखा था, वो खुद भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए थे। तो ये मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ कि कितना बड़ा एक दिन होता होगा। तो जब आप जाते हैं वहाँ पे, भारतीय जो रिटायर्ड हैं वहाँ पे, तो क्या वही दोबारा जज्बा उसमें आ जाता है एकदम से कि भाई अभी उठाई बंदूक और चलें और अगर ज़रूरत पड़े देश की सीमा पे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे हम लोग? बिल्कुल अनुराग, कहते हैं कि मे बी वी आर आउट ऑफ द यूनिफॉर्म बट द यूनिफॉर्म इज स्टिल विद इन अस। वो वर्दी हमारे अंदर से कभी बाहर नहीं जा सकती। और सेना एक इतना डिफरेंट है कि सेना एक प्रोफेशन में नहीं मानता, सेना एक एटीट्यूड है, सेना एक जिंदगी बिताने का एक तरीका। बहुत शानदार बात। क्योंकि आप जो इस तरह का रूटीन रखना चाहते हैं, जो इस तरीके की डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, जो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं, वही सेना में टिक पाते हैं। क्या बात है। तो पगार और ये सब वो सब अलग बात है, बट सेना इज एटीट्यूड, मोर ऑफ एटीट्यूड एंड लेस ऑफ अ प्रोफेशन। बहुत। तो ये जज्बा, ये जुनून किसी भी भूतपूर्व सैनिक के अंदर से नहीं जाएगा। आज भी अगर हम वरिष्ठ से वरिष्ठ सैनिक को बुला के बोले कि क्या आप ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, और वो बिना सोचे समझे वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के बॉर्डर पे जाने को तैयार है और ड्यूटी देने को तैयार है। बहुत शानदार बात है सर, हमें बड़ा गर्व होता है अपनी भारतीय सेना के जवानों पर, अफसरों पर और इस तरह के एक माहौल के ऊपर। विभूति जी, आप क्या कहना चाहेंगी आर्मी वेटरन्स डे के ऊपर? अनुराग, बहुत अच्छा मौका है ये, एक ऐसा पर्व जिस दिन हम याद करते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं जी। आज की फोर्स अच्छा क्यों परफॉर्म कर रही है? क्योंकि हमको एक बहुत वेल सेटल्ड एस्टैब्लिशमेंट मिला है। जैसा सर ने बोला कि 1947 तक ब्रिटिशर्स ही कमांड करते थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, उसके बाद भारतीयों को ये कमांड सौंपी गई। उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा, देश नया नया आज़ाद हुआ था, नई नई विपत्तियां थी, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, एग्रीकल्चरली हम स्ट्रगल कर रहे थे, खाने को अन्न नहीं था, हर तरीके से स्ट्रगल करते हुए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी थी सेना के कंधे पे कि आपको इमिग्रेशन को भी कंट्रोल करना है, मजबूत रखना है, अंदर की चीज़ों को पॉलिटिकल लीडर्स हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम के जो लोग थे, जो वेटरन्स अभी भी हैं कुछ उनमें से, कभी कभार हमारा मुलाकात हुई है उनसे जब हमने डे सेलिब्रेट किया है, उनकी कहानियाँ सुन के ना, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जवान हैं अभी, उनको बहुत मोटिवेशन आता है। और एक जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम रेत लेइंग से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये मौका मिला कि देश सुरक्षित है और हम इस काबिल बने, उनको देख के, उनसे मोटिवेशन लेके कि हम भी इस सर्विस में आगे आए। और जैसा हमने बोला कि आर्म्ड फोर्सेस एक प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ सर्विस, it's always called as military services, it's not a job, it's not a profession. So I think it's one of the best days to celebrate. It's good कि हमने 2017 से इसको मनाना शुरू किया, जिससे लोगों को पता चले कि सेवानिवृत्ति के बाद भी भारतीय सरकार, भारतीय और सर्विंग ऑफिसर्स आपको इज्जत देते हैं। आपने जो सेवा दी है देश के लिए, उसकी आज भी हमें कद्र है। तो ये दिन हमें उसकी याद दिलाता है। बहुत सुंदर। मैं दो बातें कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। विभूति जी ने बोला इट इज़ अ सर्विस। आप कभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, कहीं आता है कि ही वॉज इन सर्विसेज, तो आप इससे ये इंगित करें, इस बात से समझ जाएं कि वो आदमी सेना से जुड़े हुए रहे थे किस ज़माने के अंदर। ही वॉज इन सर्विस और ही इज़ इन सर्विसेज का मतलब यही होता है। दूसरा, विभूति जी आपने कहा था ये बड़ा पर्व है, तो
तो इत्तेफाक की बात है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति का अपने आप बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा पर्व है भारत के अंदर। और ये इसलिए बड़ा पर्व होता है कि आज के दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण हो जाता है। और उत्तरायण होने का मतलब ये है कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। द सन गोज इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं कि आप जीवन में उत्तरोत्तर हों, इंग्लिश में कहते हैं कि कीप लुकिंग नॉर्थ, कीप ऑन राइजिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ें। मकर संक्रांति ये वही पर्व है, मकर संक्रांति वही बात कहती है। इसके बहुत सारे रूप हैं, कहीं मकर संक्रांति है, कहीं बिहू है, कहीं पोंगल है, कहीं माघ मकर संक्रांति है, तरह तरह से मनाया जाता है। बस इत्तेफाक की बात, कमाल की बातें हैं कि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। और लोहड़ी भी कहते हैं, किसान अपनी फसल काट लेते हैं, इट्स अ हार्वेस्टिंग सीजन। रबी है, खरीफ है, फसलें काटी गई हैं, फसलें बाजार में आएंगी, किसान के घर में पैसा आएगा, समृद्धि आएगी। भारतीय किसानों का देश है, समाज, जैसा मैंने पहले कहा था, समाज और मजबूत होगा। तो हमारी समृद्धि के 2 आधार हैं, एक जवान और एक किसान। तभी शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान और जय किसान। बहुत बहुत स्वागत है सर दोबारा आप लोगों का, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके। विभूति जी, आपको मैं पढ़ रहा था, आप बात करती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, आप भारतीय सेना से जुड़ी रही हैं, तो क्या भारतीय सेना में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना में एक कहावत है, सर और मैं दोनों यहाँ बैठे हैं, देयर इज नो मेल ऑफिसर एंड फीमेल ऑफिसर और वुमेन ऑफिसर, वी आर जस्ट ऑफिसर्स। फर्स्ट डे जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, पहली चीज आपको बताई जाती है, यू आर ऑफिसर्स, स्टॉप कोटिंग योर जेंडर। आपके फिजिकल पैरामीटर्स, बिकॉज बायोलॉजिकली हम डिफरेंट हैं, मेन एंड वुमेन, तो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स में 1-8 मिनट का फर्क होता है, पर डिस्टेंस वही बराबर होता है, वजन बराबर होता है। जब आपको क्रॉस कंट्रीज रन करने हैं, सिर्फ टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। बात जिम्मेदारी की आती है, तो जिम्मेदारी ये देख के नहीं दी जाती कि ये पुरुष है तो इसे हम कठिन काम देंगे, या महिला है तो ऑफिस जॉब देंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सेना बदल रही है। फाइटर पायलट्स आप जानते ही हैं, ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट कर दी है लेडी फाइटर पायलट्स, ठीक है, सो नाउ वुमेन आर ऑल्सो फ्लाइंग। आर्मी ने भी मिलिट्री पुलिस में एंट्री स्टार्ट कर दी है। वक्त को और समाज को बदलने में समय लगता है। आर्म्ड फोर्सेस भी समाज का ही एक हिस्सा है, धीरे धीरे बदल रही हैं। आज के हालात में अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं। इनफैक्ट एनडीए में अब जो अपनी बालिका छात्रा हैं वो भी जा सकती हैं। अच्छा, हाँ, एनडीए में ओपनिंग शुरू हो गई है। इट वाज ओनली फॉर बॉयज़ बिफोर, बट अब लड़कियां भी 12वीं करके एनडीए का एग्ज़ाम देके जा सकती हैं और समान रूप से अपनी ग्रेजुएशन करते हुए ऑफिसर बन के बाहर आ सकते हैं। तो आई थिंक हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्ट्रगल्स हैं, जैसे अगर आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, तो सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होंगे। वुमेन हैव गॉट बायोलॉजिकल साइकिल इश्यूज, राइट, प्रॉब्लम्स, सो उनको केटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जवान हैं वो समझते हैं इस बात को, तो उस तरीके से वो मदद करते हैं। और वुमेन को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो चीज़ एक इशू नहीं लगती है, वो आपका एक रेगुलर अफेयर है। वो आपको मेंटली कहीं भी वीकन नहीं होने देता है कि ये 3 दिन 4 दिन मैं काम नहीं कर सकती। आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ मेंटल। फौज में कहावत है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी चले जाइए आप, एक चीज़ जो वो आपके अंदर गढ़ देते हैं वो है एवरीथिंग इज़ मेंटल। आपने सोच लिया, आपका शरीर उसको ज़रूर करके देगा। तो आई थिंक हम वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, थोड़ा और जाना बाकी है, बट हाँ, आज की तारीख में बहुत अच्छा है। बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे वुमेन ऑफिसर्स जा रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स भी अब वुमेन ऑफिसर्स जो हैं बन रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यंग जनरेशन टू कम एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ताकि हम आने वाली जनरेशन को जो थोड़ी सी इनइक्वालिटी हम अभी महसूस करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आई थिंक ये आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी है कि वो इस फ्लैग को आगे लेकर जाएं और जो उनसे पहले वाले महिलाओं ने जो मेहनत करी है उसको एक मुकाम तक पहुंचाएं। क्या बात है सर। कर्नल साहब, आप दोनों की ज़िंदगी, जो आपका एक पास्ट है, वो इतना एक्साइटिंग है कि मैं अभी उसी से ऊपर नहीं पा रहा हूँ। आगे वाली बात तो अब जो पोस्ट रिटायरमेंट है पूछूँ आपसे, बट फिर भी मैं दोबारा पीछे जाना चाहूँगा। आपको मैं पढ़ रहा था, आप 101 रेगुलर से हैं जी। 101 रेगुलर का एक बहुत समृद्ध इतिहास है, वो क्या है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं आप।
अनुराग, 101 रेगुलर जब एक बैच पहुंचता है इंडियन मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग के लिए जी। तो उसे एक नंबर दिया जाता है जी तो हमें भी एक नंबर मिला, वो 101 का था। जी और 101 और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं 101 रेगुलर कोर्स का हिस्सा हूं। हम लोग दिसंबर 97 में पास आउट हुए थे। जी। इस कोर्स के विक्रम बत्रा जी ऑल्सो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। तो हमारे कोर्स को परमवीर चक्र कोर्स कहा जाता है। और इस कोर्स 101 रेगुलर की विशेषता ये है कि कारगिल युद्ध में औप विजय में हमारी कोर्स की सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। वी लॉस्ट मैक्सिमम कोर्समेट्स ड्यूरिंग कारगिल। और हमारा कोर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कोर्स है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमारे कोर्स में एक परमवीर चक्र है, 3 वीर चक्र हैं, 1 कीर्ति चक्र है, 3 शौर्य चक्र हैं और 28 सेना मेडल हैं। तो ये क्या बात? इस बात को दर्शाता है कि इस कोर्स में कुछ है, दम है। और विक्रम बत्रा जैसे जांबाज हमारे ही कोर्स से निकले। सो एक बहुत अच्छा समूह है ये। हम लोग 438 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। और अभी तक हम सारे कनेक्टेड हैं काफ़ी मीडिया के थ्रू, 1-to-1 भी। और जब भी हम मिलते हैं, हमारा जो सिल्वर जुबली होता है, तो हम जितने भी हमारे फॉलन ब्रदर्स हैं जो शहीद हुए, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, हम बाकायदा उनके माता पिता को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको न्योता देते हैं, उनको बुलाते हैं। और हमारी जो भी हमारा गेट टुगेदर जब स्टार्ट होता है तो हमारा फर्स्ट होता है पे होमेज टू आवर फॉलन ब्रदर्स। तो हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी अगले साल जून में हमारी एनडीए में सिल्वर जुबली है। थोड़ी लेट सेलिब्रेट हो रही है, कोविड की वजह से वो स्लिप हो गया था, बट 2025 जून में फिर से। और वहाँ पे भी हम जितने एनडीए से पास आउट हैं बट अब मतलब मार्टियर हैं, उनके हम पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट आवर togetherness, our born home, our camaraderie. So this is 101. तो ये 101 IMA में है और इससे 10 कोर्स कम करते हैं तो एनडीए में है, एक वैसे ही चला जा रहा है। अच्छा जी। तो 91st कोर्स एनडीए है और 101 रेगुलर है जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप कैप्टन विक्रम बत्रा के कोर्समेट रहे हैं। हम लोगों ने कभी उनको देखा तो नहीं, सिर्फ पढ़ा है उनके बारे में। और आज ये आप यहाँ पे आए हैं और हमारे दर्शकों से आप बातचीत कर रहे हैं। मेरे लिए भी ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसने विक्रम बत्रा के साथ जंग में दुश्मन का 2-2 हाथ किए हैं। बहुत 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 कमाल की बात है साहब। विभूति जी, ये बताएं कि जैसे हम लोग आज के तारीख में आप एक रिटायरमेंट के बाद नाउ लेट्स कम टू रिटायरमेंट, दूसरा वाला पार्ट जो है वो रह गया था। हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो अब आप बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं आप अपने इसके अंदर। आप कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी से, बहुत बड़ी कंपनी से जुड़ी हुई हैं आप। और एक कॉन्सेप्ट है वूका, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बिग्यूटी, वूका। तो वूका की ट्रेनिंग आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्मी से मिली है। और कल साहब ये तो मानेंगे कि जो मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादातर आर्मी से ही वहीं से आए। तो आज सर में कॉर्पोरेट ने भी वूका को उतार लिया है, तो आपके लिए तो बहुत सहज हो गया आपको करना। बिल्कुल, बहुत ही इजी है मिलिट्री वेटरन्स को कॉर्पोरेट में या सिविल लाइफ में ट्रांजिशन करना, क्योंकि पहली बात तो मेंटल बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है। देखो, मिलिट्री में हमारे पास अगर सिविल का काम है, पेड़ों की कटाई होनी है, कोई बिल्डिंग बननी है, कुछ भी हो रहा है, अंदर कोई ना कोई एक ऑफिसर है जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर का हेड होता है और उसको वो रन करना होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ, मेरी स्पेशलिटी वो है, मुझे नहीं पता ये एमईएस की बिल्डिंग को अप्रूव कैसे करना है, करोड़ों की बिल्डिंग। यू लर्न इट एंड डू इट। नहीं है तो हमारे सीनियर हमें गाइड करेंगे। सो धीरे धीरे ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि अच्छा ठीक है, काम नहीं आता, हाँ इट्स फाइन, ओके टेल मी, अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, आई विल लर्न एंड आई विल डू इट। देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड कि बट इफ आई डोंट नो, यू आर ट्रेन्ड इन अ वे कि दिस इज द जॉब, make it happen by this way, that way, just make it happen. So that mentality जब आप transition करते हो,
बहुत आसान होता है। सिर्फ एक चीज़ के लिए वेटरन्स को थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, वो है टेक्निकल जार्गन्स या कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, बिकॉज जनरली फॉर अस ऑपरेशन इज समवॉट विच वी वर टॉकिंग राइट नाउ, राइट। लेकिन जैसे मैं आपको बात करती हूँ, मैंने IT डिसाइड किया एयरक्राफ्ट का फील्ड छोड़ के, वहाँ पे अगर एक कंप्यूटर रोज़ चलता है, एक मशीन रोज़ चलती है ना, वो ऑपरेशन है जी। फॉर मी इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड 6 महीने तक कि इसको भी ऑपरेशन कह सकते हैं। मेरे लिए ऑपरेशन के 2 ही मतलब थे, या तो डॉक्टर करता है या तो आर्म्ड फोर्सेस करती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर हम समझ लें, सीख लें तो बहुत अच्छा है। नॉलेज हम लेकर आते हैं, जिम्मेदारी लेकर आते हैं, डिसिप्लिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो वूका एनवायरनमेंट को डील करने के लिए आई थिंक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स टू एनहांस द सिविल एनवायरनमेंट। अच्छा, तो कर्नल साहब देखिए, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और डिसिप्लिन आर्मी से भीतर कहीं नहीं हो सकता। इंडियन फौज से भीतर डिसिप्लिन, अनुशासन की जो बात होती है वो कहीं से बेहतर हो नहीं सकती। आप रिटायरमेंट के पश्चात आप जब सिविल लाइफ में आए, आप समाज से अलग तरीके से जुड़े, तो आपने अपने एक NGO की स्थापना की जिसमें आपका एक मिशन है कि आप भारतीय पैरा ओलंपियंस को आप स्वर्ण पदक दिला करके लेकर के आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ये एक बहुत बड़ी भावना है जिससे कि आप जुड़े हैं। हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं क्योंकि तीसरा पुश्त हूँ तो मैं छावनी में ही पला बड़ा हूँ, और छावनी में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हम हर एक गेम खेल सकते हैं जी। तो मेरी बचपन की ज़िंदगी खेलकूद में काफ़ी रही जी। और फ़ौज में आ रहा मेरे लिए एक तरह से अनिवार्य था, क्योंकि मेरे पिताजी भी फ़ौज में थे और मैं उसी ज़िंदगी से गुजरा था। तो आई नेवर थॉट ऑफ एनी अदर करियर और एनी अदर थिंग। फिर जब मैं सेना में आया ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आपको खेल कूद के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फिर जब हम लोग कमीशन हो गए, अपनी अपनी बटालियंस में गए, चाहे वो पीस स्टेशन हो, फील्ड एरिया हो, वहाँ पे भी खेल कूद का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, रूटीन में आपके रहता है खेल कूद करना, जवानों के साथ खेलना, एक उसमें अच्छी कॉमरेडरी बनती है, बॉन्डिंग बनती है। तो ये तो एक हो गया कि खेलकूद, और इसी से मैं क्योंकि जुड़ा हुआ था तो मैं काफ़ी रिसर्च वगैरह करता रहा हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। तो मैंने देखा कि इतना सब करने के बाद भी हमारे जो हमारी प्रदर्शन है ओलंपिक्स के अंदर खासकर, वो इतनी अच्छी नहीं होती है जी। हम इतनी बड़ी आबादी है हमारी, ऑलमोस्ट वी आर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम अपना डायस्पोरा भी काउंट करें जो विदेशी देशों में है। तो इतना होने के बाद भी हमारे मेडल्स क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी अभी भी मेरा रिसर्च वर्क चलता रहता है, और मुझे लगा कि मेरा जो भी मेरी ज़िंदगी है, जो भी मेरी बची हुई ज़िंदगी है, मैं स्पोर्ट्स और ओलंपिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करना, स्पोर्ट्समैन को इनकरेज करना, क्योंकि एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बट जो स्ट्रगल वाला फेज़ होता है, वो स्ट्रगल को ही जूझते जूझते कई लोग छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स जी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत, ट्रेनिंग की ज़रूरत, इक्विपमेंट की ज़रूरत, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की ज़रूरत, हर एक में पैसा लगता है। तो लोग या तो कहीं जल्दी से जल्दी नौकरी देखते हैं, छोड़ देते हैं, और या तो गिव अप कर देते हैं जी। एंड इस जो गिव अप करते हैं उससे क्या हमारे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स छूट जाते हैं। तो वो ना गिव अप करें, वो मोटिवेटेड रहें, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक्स तक जाए, बिकॉज ओलंपिक्स एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का जी। तो मैं इसी में है, और मेरी जो संस्थान, इसीलिए मैंने संस्थान का नाम दिया है 100 मेडल्स टारगेटेड फाउंडेशन। तो कई लोग थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते भी है जब मैं नाम बताता हूँ कि 100 मेडल, बोले इंडिया के 10 तो पार हो नहीं, आप तो 100 का ख्वाब देख रहे हो। ऐसा ख्वाब देखने में तो कोई बुराई नहीं है, और ख्वाब मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि इट इज़ बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ रिसर्च, इट इज़ बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ डेटा, कि हम इस काबिल हैं कि हम 100 ला सकते हैं। नहीं ला पा रहे, वो काबिलियत का सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं उसको दिशा निर्देश मिल रही, तभी नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो हम सब कुछ करें तो हम वाकई टॉप 3 कंट्रीज़ में आ सकते हैं। और अगर आप देखें, जैसे हम अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मानते हैं, 2nd लार्जेस्ट आर्मी मानते हैं, तो ये भी एक डेवलप्ड कंट्री का एक निशानी है। तो स्पोर्ट्स अगर आप देखें तो जितने भी प्रगतिशील देश हैं वो सारे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं।
US, चाइना, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। एंड उसी को अगर दूसरी तरह से देखें कि अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छा करें तो हम भी एक डेवलप कंट्री में आएंगे जी। एक जेंडर इक्वालिटी दर्शाता है स्पोर्ट्स में अच्छा करना, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर एक मेडल आता है तो वो ये नहीं देखा जाता है कि मेन का है कि वुमेन कैटेगरी में। वन मेडल इज वन मेडल, दैट्स इट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर। सो एक जेंडर इक्वालिटी दर्शाता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दर्शाता है, बहुत बड़ी बात एक यूथ को दिशा मिलती है, क्योंकि यूथ ही कर सकता है, जो यंग गर्ल्स बॉयज वही लोग हिस्सा लेते हैं ओलंपिक्स में। तो इसी चीज़ को लेके मैंने ये संस्थान स्टार्ट की। इसमें अलग अलग तरीके के मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, कुछ एक मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता हूँ गरीब बच्चों के लिए या जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसके तहत मैं लोगों से उनके पुराने जो यूज़ किए हुए स्पोर्ट्स शूज़ हैं, पुराने हमारे पास हमारे घरों में फुटबॉल बास्केटबॉल रहते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो, और वो एक कोने में धूल खा रही होती है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप वो मेरे संस्थान को डोनेट करिए। उसको हम फिर कुछ पैसे लगा के उसको हम रिपेयर कराते हैं, ठीक कराते हैं, और फिर जहाँ बच्चों को ज़रूरत है, जो ख्वाब देख रहे हैं खेलने का लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं, तो हम वो उनको स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर एक बच्चा एटलीस्ट एक ड्रीम देख सके कि हाँ मैं भी खेल सकता हूँ, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं खेल सकता हूँ। बहुत पुनीत कार्य है सर ये। तो आप खुद एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, आपका तो आर्मी में रिकॉर्ड भी रहा है 100 मीटर का 10.56 सेकेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप बास्केटबॉल भी खेले हैं आप जी, जी, ये तो भारतीय सेना एक अलग तरीके से जो स्पोर्ट्स में अपने ऑफिसर्स को, अपने जवानों को ट्रेन करती है, और हम लोगों ने कई लोगों को देखा भी है। हमने कर्नल राजवेंद्र राठौड़ को देखा था, हम लोगों ने उसके पहले भी जो पिस्टल में थे, रजत जिनका शायद नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको सिल्वर मेडल मिला था ओलंपिक के अंदर। और मेजर ध्यानचंद थे जिन्होंने कि हॉकी के साथ लेजेंड हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो सेना जो है, भारतीय सेना ऐसा क्या करती है कि जो, देखिए ईमानदारी वाली बात बोलूँ, बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमीज नहीं कर पाती हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को निकाल देती है। और ये बात बोलने से पहले, पूछने से पहले, मुझे एक बात ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मानक शाह का मैं एक वीडियो देख रहा था एक ज़माने में, तो वो कहते थे कि आपको लगता है कि लीडरशिप अगर आपके अंदर मौजूद है तो फिर तो आप 120 करोड़ लोगों का देश हो। किसी इंटरव्यू में कह रहे थे, फिर तो हर दूसरा या तीसरा या चौथा बच्चा देश का लीडर क्यों नहीं बन पाया, देन व्हाई डू वी सफर ऑफ लीडरशिप। तो बोलते हैं कि लीडरशिप डेवलप की जाती है, आपके अंदर नहीं होती है। और उन्होंने ये बात कही थी कि आप मुझे बंच ऑफ पीपल दीजिए, उनको मैं ट्रेन करूंगा और उनको मैं लीडर बनाऊंगा। तो उसी संदर्भ में मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय सेना ऐसा क्या कर देती है कि इतने महान खिलाड़ी बना देती है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस देखें, चयन का तरीका देखें, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, जवान के लिए हो या अधिकारी के लिए हो, तो एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के साथ सिलेक्शन किया जाता है। जवानों का भी सिलेक्शन, अगर 100 वैकेंसी है तो आप बात मान के चलिए कम से कम 10 लाख एप्लीकेंट्स आएंगे जी। उसमें से 100 लोग सेलेक्ट होंगे। उसमें उनका दौड़ होता है, उसमें उनका मेडिकल होता है, उसमें उनका रिटर्न होता है, उसमें उनका मेरिट लिस्ट बनती है जी। तो इतनी रिगरस प्रोसेस और इतनी हैवी कंपटीशन के बाद जो आपके पास आएगा प्रोडक्ट, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, वो तो निश्चय ही बेस्ट होगा। अगर अधिकारी का सिलेक्शन देखें, ऑफिसर सिलेक्शन देखें, तो सबसे पहले आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर आप उसमें एसएसबी में जाते हैं जो वन ऑफ द टफेस्ट होता है, जो 5 दिन का चलता है, फिर आप मेडिकल करते हैं, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और फिर जाते हैं। तो फाइनली जो भी सेना ज्वाइन करता है वो फिजिकली, मेंटली, हर एक साइड से बेस्ट होता है जी। तो एक सबसे पहले एक ये एडवांटेज है कि सब आर्मी में फिट आते हैं, और सेकेंड, आर्मी में खेलकूद का इतना ज़्यादा प्रचलन है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट है जहाँ पे भी आप जाएं। और खेलकूद एक बड़ा इंट्रिंसिक क्वालिटी, एक ह्यूमन बीइंग का एक एग्जिस्टेंस का तरीका है, एक रिक्वायरमेंट है। पुराने ज़माने में भी खेलकूद होते थे, तो बिना खेलकूद के कभी नहीं रहे लोग। तो जब इतनी फैसिलिटी मिलती हैं और अंदर टैलेंट है और अपॉर्चुनिटी है और टाइम है, तो एक से एक खिलाड़ी बन के आते हैं। और इसी को और फोकस्ड करने के लिए सेना ने एक मिशन ओलंपिक विंग बनाया है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर। और मिशन ओलंपिक विंग आइडेंटिफाई करता है टैलेंट को, अलग अलग जाके जगह पे जाके जी। उन्हें भर्ती करता है, सेना में उनको एक पद दी जाती है जी। उनके पूरे खर्चे उठाता है, और
आप मानेंगे अभी जो पेरिस में जो पैरा ओलंपियंस हुए थे, ऑलमोस्ट 25% लोग सेना के थे, 25% लोग सेना से थे। यानी उस पहले सेना में थे या सेना ने उनको अपने साथ शामिल किया था? जो पैरा ओलंपियंस जो होते हैं वो मतलब स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, वो सीआई ऑपरेशन में या कहीं और उनकी लेग इंजरी हो गई, व्हील चेयर, वो सेना में रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेन किया और इतने अच्छे से ट्रेन किया कि जो ओलंपिक्स में जो कंटिजेंट गई उसमें ऑलमोस्ट 25% सेना से लोग थे। क्या बात है सर। तो एक जो सेना के अंदर जो एक रेगुलेटेड सिस्टमैटिक प्रोसेस है जी, वो काबिले तारीफ है। एंड वही अगर हम दूसरे संस्थानों में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम उसको किसी तरह से रेप्लिकेट कर सकते तो वो भी इस टाइप का काम कर सकते हैं। सो ये एक फ़र्क है जो कि बाकी संस्थानों में और भारतीय सेना कर देती है, शायद इसीलिए जो सक्सेस रेशियो है या जो जिस तरह के हमारे खिलाड़ी निकलते हैं। मैं एक का नाम लेना भूल गया था, मिल्खा सिंह जी का। जी। वो तो हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं और इसमें तो, और बात की बात में मुझे अब याद आ रहा है और उनको हमारा नमन भी है। मैडम विभूति जी, आप फौज में जब थी तो रिकॉनिसेंस में भी रही होंगी, आपने हेलीकॉप्टर में भी, तो आपने फ्लाई किया है हेलीकॉप्टर? नहीं, मैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर रही हूँ। आई यूज्ड टू मेक दोज माइटी मशीन्स फ्लाई। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप लिखती भी हैं जी, और आपने एक कुछ कविताएं का भी संकलन किया है आपने, आपकी एक किताब भी थी, मुझे याद आ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ इमोशन जो आपने लिखी है। तो भाई एक आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एयरफोर्स ऑफिसर हैं, आप कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई हैं, आप मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, आप माउंटेनियरिंग करती हैं, अब आप लिखती भी हैं, तो ऐसा कोई काम है जो आपने छोड़ा है कि आप सोचती हैं मैं ये और काम करना चाहूँगी? अभी एजुकेशन फील्ड, ये मेरा फ़िलहाल एक नया पैशन है जहाँ मैं एंटर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही है, काफ़ी मुश्किल रही है। बस एक ब्लेसिंग मेरे साथ थी कि मम्मी पापा ने हमेशा साथ दिया है कि जो करना है सारी आज़ादी है। उन्हें नहीं मिली पर वो चाहते थे उनकी बेटी को हर तरीके की आज़ादी हो। तो एक छोटे से गांव से निकल के जहाँ पे एक दो लड़कियाँ पढ़ती हैं, नहीं पढ़े तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से निकले, फिर कॉलेज आए, फिर पता चला कि शहर थोड़ा अलग है। आप गाँव में टॉपर थे, फैमिली वालों ने ही बोल दिया कि गाँव में होंगे तुम टॉपर, अभी शहर आओगे तो सब पता चल जाएगा। आप स्कूल में टॉपर थी? आई वाज स्कूल टॉपर थ्रू एंड थ्रू। देखिए, वो मैं देख रहा था हमारे उसमें जयपुर में जो अपना आर्मी का जो एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, फौजी बच्चे सबसे अच्छे। सबसे अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत सपने देखती हूँ जी, और मैं जब सपने देखती हूँ तो उसको बाउंड्री नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर बाउंड्री दे दी तो फिर हम उसको संकुचित कर लेंगे। तो मैं सपने खुल के देखती हूँ, पूरे होंगे तब की तब देखेंगे, पर फिलहाल देखते टाइम मैं बाउंड्री नहीं लगाऊंगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी कभार हम पड़ोसी के घर जाके टीवी देख लेते थे, हमारे पास टीवी नहीं था, तो जब मूवी देखते थे ना, तो मूवीज़ में लोग एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं। जनरली लड़कियाँ एक्ट्रेसेस जैसे सुंदर दिखना चाहती हैं, लड़के एक्टर्स जैसे बनना चाहते हैं। मैं अपने आप को हमेशा एक्टर एक्ट्रेसेस छोड़ के ना, वो जो हीरो होता था ना, दैट यूज टू बी माई रोल मॉडल एंड आई वॉज किड, राइट। तो मुझे नहीं पता होता था कि ये गाना किसी और ने लिखा है, इसको गा कोई और म्यूजिक किसी और का है। एज अ किड आई यूज टू बिलीव कि यार दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू बी, पढ़ने में भी अच्छा है, इसको गाना भी गाना आता है, इसको स्पोर्ट्स भी करना आता है, लड़ाई भी करनी आती है। तो एज ए किड ना, दैट वॉज प्योर इनोसेंस, बट आई थिंक आई वॉन्टेड टू बिकम लाइक दैट। तो मैंने बाउंड्री ही सेट नहीं करी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, बट हमेशा टारगेट स्टेप बाय स्टेप रखें। मम्मी का बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, रैंक डाउनग्रेड होते ही ये सब खेलकूद तुम्हारा बंद हो जाएगा, लफंगागिरी जो तुम करते हो वापस घर आ जाना। सो आई वाज सो प्रेशराइज कि नहीं, वहाँ पे कम हुआ तो ये फ्रीडम चले जाएगी, तो वो इस वजह से पुश होता चला गया। एंड देन स्पोर्ट्स वॉज माई लाइफ। आई हैव प्लेड इंटरनेशनल, नेशनल भी खेला है, CBSE गोल्ड मेडल है। सो आई थिंक अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले बात करी थी, तो आप मेंटली हमेशा एक्टिव रहेंगे। प्लस जो सोशल मीडिया है, TV है, दोज नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, आई नेवर हैड दोज, नेवर। इवन नाउ मैं सिर्फ तभी सीरीज या मूवीज देखती हूँ जब मैं काम के लिए ट्रैवल करती हूँ एयरपोर्ट में, सो आई डाउनलोड इट एंड वो ट्रैवलिंग टाइम में ही मैं अपना देखती हूँ। अदरवाइज घर पे वी डोंट हैव TV ऑन माई फ्लोर, सो मेरी बेटी को भी देयर इज़ नो स्क्रीन टाइम। तो आई थिंक जब हम ये चीज़ें कम कर देते हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स ना, तो खाली बैठ के आप क्या करोगे? एक लिमिट तक ही दीवार तक सकते हो।
फिर उसके बाद आपको मन करेगा कुछ करते हैं, तो हम गार्डनिंग करेंगे, कुछ लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तो आई थिंक इस वजह से जो 24 घंटे की एक विंडो थी ना, उसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाई। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस था ही नहीं। क्या बात है, आप सिनेमा से इंस्पायर, सिनेमा में उस पात्र से इंस्पायर हुई हैं जो कि सारे काम कर लेता था। मैं आपसे एक बात पूछने से पहले बताना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी किताब है डेविड एप्स्टीन की, रेंज। उसमें इस किताब का टाइटल ही ये है सर, रेंज। उसमें कहता है कि हाउ जनरलिस्ट थ्राइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलिस्ट। तो एक जो सारे काम करना जिसको आता हो, वन हू इज अ जनरलिस्ट, हम जो कहते थे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक्चुअली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के साथ हम लोगों ने बाद में एक स्लैंग बना दिया कि मास्टर ऑफ नन। दिस वाज नॉट द केस। Jack of all trades was taken in the positive aspect. In the literary world, ऑक्सफोर्ड ने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को एक अच्छे संदर्भ में देखा था, बाद में डाल दिया हम लोगों ने मास्टर ऑफ नन। मेरे ख्याल से और जीवन जीने के लिए देखिए सारी चीज़ों, सारी विधाओं का आना जरूरी है। लाइफ सेविंग स्किल्स सारे आपको आने चाहिए, तो शायद एक बेहतर जीवन जी पाते हैं। आप सिनेमा से इंस्पायर रही हैं, तो कोई ऐसा पात्र जो, ऐसे कोई सिनेमा जो आपको बहुत ज़रा, कोई मूवी में जो आपको पसंद आती हो? कुछ एक मूवीज़ हैं जो बहुत क्लोज हैं हार्ट के, बट अभी मुझे सबसे पहले मूवी याद आई है, नाच मयूरी नाच। ओह, तो जिसमें उनके पैर खराब हो जाते हैं, और वो असली कहानी है। असली कहानी है। बहुत छोटी थी मैं जब वो आई थी, सुधा चंद्रन जी की। तो जब देखा तो वो मेरे लिए एक मेंटल ब्रेकिंग मोमेंट था कि उनके पैर कट गए। ठीक है, लोगों ने बहुत तरीके से रोकने की कोशिश करी, बट उनका जो सपना था ना, उन्होंने अपने नकली पैर को असली पैर के बराबर बना लिया। तो वहाँ से जो मैंने सीखा ना, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। आई गॉट इंजर्ड व्हाइल आई वाज इन सर्विस। 23-24 साल की रही होंगी मैं। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप चल नहीं पाएंगे, घुटने इंजर्ड हो गए थे एंड देयर वर बोन पीसेस इनसाइड, दे यूज्ड टू क्रैक। तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। व्हाइल बीइंग इन द जॉब, व्हाइल बीइंग इन सर्विस समथिंग हैपेंड जी। हमने हर जगह दिखाया, बड़े बड़े शहरों में जाके हर हॉस्पिटल में बताया, बट उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ गॉन केस, मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स यू हैव टू बी ऑन व्हील चेयर, बिकॉज उठाने बैठने के टाइम भी इट यूज टू बी एक्सक्रूशिएटिंग पेन। वन पेन विच आई रिमेंबर इज माई लाइफ इज माई नी पेन, जो मुझे अगर रात को सपने में भी आएगा तो आई विल गेट अप। अदर वन इज माई डिलीवरी पेन। आई थिंक आई कैन कंपेयर इट, दैट वाज दैट ह्यूज। तो उस टाइम पे ना वो मूवी मुझे तब भी याद आती थी कि कोई बाहर वाला मुझे नहीं बताएगा मेरा शरीर क्या कर सकता है। आई जस्ट रिपीटेड इट लाइक 1000 times every day. You will not tell me, माना आप डॉक्टर हैं, बट आपको नहीं पता मेरा शरीर क्या कर सकता है, मैं बताऊंगी इसको ये क्या करेगा। एंड आई लिटरली ट्रेन्ड इट, यू विल गेट बेटर। आई यूज टू विजन इट, आई यूज टू बेयर द पेन, डू द एक्सरसाइज, चलने लगी, दौड़ने लगी, एंड देन आई डिड माई पैरा जंपिंग कोर्स आफ्टर दैट। तो people were like it's a miracle, but miracle happens only when you believe in your mental capability. Like sir said, right, कि आपको ट्रेन किया जाता है, आपको मेंटली चैलेंज किया जाता है, फिजिकली चैलेंज किया जाता है। सो आई टोटली बिलीव इन दैट। अगर आपने सपना देखा है और ये मान लिया मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है, मेरी विल जो बोलेगी वो मैं करूँगी, कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है कर्नल साहब, एक ऋग्वेद का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बैटल बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन। और ये भी कहा जाता है कि जंग जनरल के 4x4 स्क्वायर इंच वाले इस फ्रेम में लड़ी जाती है, एंड रेस्ट इज ऑल मैनिफेस्टेशन। यहाँ जीतता है तो आगे भी वो जीत लेता है। इस बात में, इस कथन को आप किस प्रकार देखते हैं? सी बैटल एक करना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और आज मॉडर्न डे में तो इट इज बिकमिंग इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड और मल्टी डायमेंशनल। वही वो का तो यहाँ पे भी है, वो का तो यहाँ पे भी है। जो हमारी शुरू से रणनीति रही है, शुरू से हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग स्कीम बनाते हैं, स्कीम को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जाके उसको ग्राउंड में हम लोग रिहर्सल करते हैं जी। सो एक युद्ध लड़ने की एक सीक्वेंस को बहुत बेसिक लेवल से किया जाता है। और जब इसको बेसिक लेवल से किया जाता है तो जैसे जैसे आप रैंक्स में, हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, आपका दायरा उतना बड़ा होता जाता है। अगर आप शुरू में देखें तो एक प्लेटून कमांडर जो है वो 30 सैनिक के साथ अपनी रणनीति बनाता है कि कैसे करेगा। बटालियन कमांडर हो गया, वो 800 लोगों के साथ करेगा। ब्रिगेड कमांडर वैसे वैसे। तो जैसे जैसे आप सेना में हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो आपका दायरा बढ़ता जाता है, और आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई ये बैटल, ये जो युद्ध है, ये किस तरह से प्रोग्रेस करेगी।
तो छोटे लेवल से ही एक प्लानिंग होती है, एक एग्जीक्यूशन होता है, उसको कई बार रिहर्स किया जाता है। जब हम लोग 2000 में, मुझे याद है, हम लोग और पराक्रम हुआ था और हम लोग इलाहाबाद में थे और ओवरनाइट हमें आदेश मिला मूव करने के लिए, और वहाँ से हम उठ के फिर पठानकोट तक गए थे जी। बाई रोड। हमको 14-15 दिन लगे बाई रोड जाने में। वो वहाँ जाके ऐसा नहीं था कि हम लोग वहाँ रेस्ट करने लगे, वहाँ जाके फिर हमने युद्ध का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कि ये कभी हमें कुछ टास्क मिलता था, कभी हमें कुछ टास्क मिलता, तो वी वर बीइंग रिहर्स्ड फॉर वेरियस सिनेरियोज कि दुश्मन के अगर हमने क्षेत्र में जाना है तो इस सिनेरियो में कैसे हम करेंगे, उस सिनेरियो में हम कैसे करेंगे। तो बड़े बड़े अधिकारी कई सारे उनको भी एम्पावर किया जाता है, कोई कोर्सेज करा के, कुछ कैप्सूल करा के, उनकी भी एडवांस ट्रेनिंग, हायर ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, और उसी के माध्यम से उनको उनका जो एक्सपोजर रहता है, उनका एक्सपीरियंस रहता है, वो अपनी पूरी युद्ध प्रणाली तैयार करते हैं और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं और उसी हिसाब से फिर युद्ध लड़ी जाती है। क्या सर, आर्मी वेटरन्स डे की हम बात कर रहे हैं, जैसे तो अब आप दोनों या फिर जो फौज से जुड़े रहे हैं, ज़िंदगी भर आप लोग कोर्सेज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते रहते हैं, और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, कि हर प्रमोशन के लिए आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। जितना आप ऊंचा जाते जाते हैं आपको उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, मिलिट्री ट्रेनिंग, वॉर्स के बारे में आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो सब प्लानिंग होती है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ साथ जो बहुत लोगों को लगता है कि भाई फौज में दिमाग का काम नहीं होता, ये हमारे देश के, ये समाज की कभी कभी ऐसी बात आती है, दरअसल फौज में ही सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जिंदगी भर पढ़ते हैं आप लोग, वाइल बीइंग इन सर्विसेज। बिल्कुल। एक आम इंसान जो होता है, जो एक नौकरी से जुड़ा हुआ होता है या किसी रोजगार से जुड़ा हुआ होता है, वो शायद ज़िंदगी भर अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता। किताबें पढ़ना एक अलग बात होती है, बट वो उस तरह से नहीं कर पाता है। तो वेटरन्स डे पे आप जैसे, क्या वेटरन्स होते हैं ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम भी करते हैं कि हम जैसे सिविलियंस को आप लोग बता सकें, समझा सकें कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए एक समय पे आने के बाद? एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव यहाँ की जो सबसे बड़ी आर्मी की हेडक्वार्टर है यहाँ पे, साउथ वेस्टर्न कमांड, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जी। तो ज्ञान शक्ति थिंक टैंक के अंदर वो जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, अधिकारी, वरिष्ठ, हर एक रैंक से जो हैं, उनको वो लोग लाके और उनके पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें किस तरह से सेना में डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजनाइज किया जाए, आत्मनिर्भरता लाई जाए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो है। और इसमें कई सिविलियंस भी जुड़े हैं जी, जो आके लेक्चर देते हैं, जो स्पीच देते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आर्मी से इंटरेक्ट करके सिविलियंस भी सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। बहुत कमाल की बात है, बहुत शानदार बात है। हमें फौज से सीखना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि मैनेजमेंट कॉर्पोरेट आज की तारीख में जितना भी समृद्ध हुआ है, मैक्सिमम इंडियन, माफ़ कीजिएगा, नॉट इंडियन, मतलब जो वर्ल्ड आर्मीज़ हैं उनसे समृद्ध हुआ है। विभूति जी, आप लिखती भी हैं जी। आप लिखती हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने इमोशंस को, आप अपने भावों को कागज़ों पे लाती भी होंगी, तो कुछ सुनाती भी होंगी। बिल्कुल। तो आपके पास कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के लिए है क्या? क्योंकि हम वेटरन्स डे की बात कर रहे हैं जी, तो एक कविता है, ये मेरे YouTube चैनल पे भी है, बस बात तेरी वर्दी की है। बस बात तेरी वर्दी की है। तो ये मैंने लिखी थी, आपको याद होगा उरी अटैक के बाद में देश के हालात कुछ ऐसे थे जिसमें जनता दो भागों में डिवाइड हो गई थी जी। कुछ ने बोला लड़ो क्योंकि तुमको इसके पैसे दिए जाते हैं, क्यों अवॉइड करते हो वॉर, ठीक है। तो मेरा भी मेरे स्कूल फ्रेंड के साथ बात हुआ। उस टाइम पे मैं एक एडवांस कोर्स करने गई हुई थी, जो हमने बात करी प्रमोशन का, हमारा 1 मंथ का कंप्लीट एजुकेशनल कोर्स होता है जो हमें पास भी करना होता है, मेंटल फिजिकल।
लास्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग था, उसी वीक में ये सब हुआ, हम लोगों को वापस विड्रॉ कर लिया गया। रास्ते में सोशल मीडिया चेक कर रहे थे प्लेन से बोर्डिंग करते टाइम, तो एक फ्रेंड ने लिखा था कि तूने फ़ोटो डाला या कुछ डाला है, तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं। ओह, तो आई डिडंट फील लाइक आंसरिंग बहुत अफसोस की बात कि व्हाट डू यू थिंक वी आर एंड व्हाट डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू अचीव, डू यू रियली थिंक कि दूसरे तरफ नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते टाइम मैंने अपनी चीज़ को एक कविता के तौर पे लिखा, तो उसकी कुछ पंक्ति मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक फौजी क्यों लड़ता है कि माँ बात तेरे आंचल की है जो मैं पहरेदारी करता हूँ, माँ बात तेरे चूल्हों की है जो मैं यहाँ आग में जलता हूँ, और ये बात तेरे ख्वाबों की है जो मैं नींद भुला के बैठा हूँ, ये बात तेरी धड़कनों की है जो मैं मरने खातिर जीता हूँ, ना बात मेरे दमखम की है ना बात देशभक्ति की है, ये बात तेरी वर्दी की है, बस बात तेरी वर्दी की है। बहुत शानदार, आप ये बोल रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत ही, आप जितना अच्छा लिखती हैं उतना ओजस्वी तरीके से आपने इसको पढ़ा भी है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कर्नल हिम्मत वर्मा और कर्नल विभूति मंगल, कि आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी दिलचस्प बातचीत की, इतनी जानकारी दी। बातचीत बहुत प्रेरणादायक थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा समाज, हमारे दर्शक जो इसको देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक देशभक्ति का जज्बा, देशभक्ति की भावना, एक डिसिप्लिन का जज्बा जागा होगा। बस इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद देते हुए और यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, धन्यवाद।